Hello students, welcome to the Chennai classroom. Now we will start revision for chapter vector and 3D. Okay. So question number 1, यहाँ हम क्वेश्चन से ही कहीं कहीं जैसे कुछ फॉर्मूले आते हैं वेक्टर 3D में जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं मैं वहीं पर बता दूंगा, है ना। और उससे रिलेटेड जो भी होगा मैं वहीं पर आपको बता दूंगा। तो हम ट्राई करेंगे इस रिविजन लेक्चर में कि सारे हम टॉपिक जितने भी पढ़ते हैं वेक्टर एंड 3D में वो सारे कवर कर ले। ओके ओके। सो क्वेश्चन नंबर वन है, लेट ए वेक्टर is equal to f1t I cap plus f2t j cap and b vector t is equal to g1t I cap plus g2t j cap. T belongs to 0 close to 1 close, where f1, f2, g1, g2 are continuous function if a vector t and b vector t are non-zero vectors for all t and a vector 0 given है, a vector 1 ये भी given है, b vector 0, b vector 1 given है, then so that a vector t and b vector t are parallel for some t. Okay, so question number 1 देखो, a vector t क्या बोला है इसने, f1t I cap plus f2t j cap. Okay, and b vector t is equal to g1t I cap plus g2t j cap. Okay, t belongs to 0 to 1 close, f1 f2 g1 g2 are continuous functions और a vector 0 information given है कि 2 I cap plus 3 j cap. Similarly b vector a vector 1 ये दे रखा है 6 I cap plus 2 j cap. ठीक है, and b vector 0 is equal to 3 I cap plus 2 j cap and b vector 1 is equal to 2 I cap plus 6 j cap. Okay, now so that a vector t and b vector t are parallel for some t. Okay, so इसमें क्या करेंगे, हमें इन दोनों को शो करना है कि पैरेलल है। यदि a वेक्टर t पैरेलल टू b वेक्टर t है तो f1t अपॉन में g1t शुड बी इक्वल टू f2t अपॉन में g2t। ठीक है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है हमें कि f1 कि a वेक्टर t एंड b वेक्टर t आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, यदि नॉन जीरो वेक्टर्स है तो ये कभी जीरो नहीं होगा। ओके, या ये भी कोई भी जीरो नहीं है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा लिखने में। ठीक है, अच्छा ये तो समझ में आता है ना कि आई कैप का जो कोएफिशिएंट का रेशियो जे कैप का कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल होना चाहिए यदि वेक्टर पैरेलल है तो। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि ये पैरेलल बताना है, प्रूफ करना है हमें ये। ठीक है, फॉर सम टी, और इंफॉर्मेशन हमें कुछ गिवन है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर वेक्टर 3D का भी यूज हुआ है और फंक्शन का भी यूज हुआ है। ठीक है, और f1 f2 g1 g2 ये t के फंक्शंस और सारे क्या दे रखे हैं, कॉन्टिन्यूस दे रखे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर a वेक्टर 0, तो यदि मैं यहाँ पर रखूं तो ये कितना आ गया आपका, a वेक्टर 0 t की जगह 0 रख दो तो आ जाएगा f1 0 I कैप प्लस f2 0 j कैप, और यहाँ पर 1 रखा इसमें तो हो जाएगा f1 1 I कैप प्लस f2 1 j कैप। यहाँ पर b पर 0 रख दो तो g1 0 I कैप प्लस g2 0 j कैप। ओके, और इधर हो जाएगा, यहाँ 1 रख दिया तो g1 1 I कैप प्लस g2 1 j कैप। ठीक है, और हम जानते हैं कि I कैप और j कैप दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। I कैप एंड j कैप दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, कि जैसे a वेक्टर लैम्डा 1 प्लस a वेक्टर प्लस लैम्डा 2 b वेक्टर इज इक्वल टू यदि नल वेक्टर है, और a वेक्टर और b वेक्टर यदि कोलिनियर है तो हम एक को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे
बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं -λ1/λ2 ए वेक्टर। कब लिखा जा सकता है ये? ऑब्वियस है कि λ2 नॉन जीरो होगा तब की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि डिवाइड किया हमने, तो ये लिखा जा सकता है। इसका मतलब बी वेक्टर को आपने ए वेक्टर को कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा या छोटा होगा और डायरेक्शन चेंज होगी, अपोजिट होगी या फिर सेम रहेगी। पॉजिटिव है तो ये, यदि पॉजिटिव है डायरेक्शन सेम रहेगी, नेगेटिव है तो अपोजिट हो जाएगी। आगे बात समझ में, किसकी बात कर रहे हैं हम? ए वेक्टर के कंपेयर में बी वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। और यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर यदि कोलिनियर नहीं है तो आप ऐसा कभी लिख नहीं सकते। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो ये कब होल्ड करेगा? जब λ1 = λ2 होगा, सॉरी λ1 और λ2 बराबर और क्या, किसके बराबर हो? 0 के बराबर। जब नॉन कोलिनियर है दो वेक्टर और उनको इस फॉर्म में लिखा है तो λ1 λ2 शुड बी 0। ओके, ऐसे ही यहां पर देखो आई कैप और जे कैप, ये इक्वेशन को देखो आप, यहां पर आई कैप और जे कैप दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। ओके, तो यदि ये होल्ड कर रहा है तो आई कैप का कोएफिशिएंट दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए और जे कैप का कोएफिशिएंट दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो ये आ गया आपका 3। सिमिलरली इस केस में भी वही है, F11 कितना हो जाएगा आपका 6 और F21 भी कितना हो जाएगा 2। F21, हाँ, यहां से आ गया G10 = 3 एंड G20 = 2, जे कैप का कोएफिशिएंट। यहां पर G11 2 एंड G21 = 6। इतनी बात आपको पता चल गई है, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ कैसे यूज करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हमने बोला गया है। हमने क्या बोला, ध्यान से समझना, ये इक्वल टू लिखा है तो इसको हमने लिखा F1t अपॉन में G1t माइनस, इसको इधर लेके आए तो F2t अपॉन में G2t। यदि मैं इसको 0 प्रूव कर दूं किसी t के लिए तो काम हो जाएगा मेरा, यही तो उसने पूछा है। यदि किसी t के लिए 0 हो जाए तो हमारा काम हो गया। तो इसको हमने एक नया h(t) फंक्शन मान लिया। इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने एक नया मान लिया h(t). आगे बात समझ में। अब देखो आप कि 0 पर वैल्यू h(0) क्या हो जाएगा, F10 डिवाइडेड बाय G10 माइनस F20 डिवाइडेड बाय G20 और F10, और ये हमें पता है क्या क्या दे रखा है। F10 आपका है 2, G10 कितना है 3 माइनस F20 3 डिवाइडेड बाय G20 2। तो ये एक निगेटिव वैल्यू आएगी। आगे बात समझ में। सिमिलरली यदि हम h(1) निकालें, h(1) निकालें, ठीक है, तो h(1) क्या हो जाएगा, f(1) f(1) तो वो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय G11 हो जाएगा 2 माइनस F21 डिवाइडेड बाय G21 हो जाएगा 6। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो अब देखो h(0) नेगेटिव आ रहा है एंड h(1) क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब F1 G1 F2 G2 कंटिन्यूअस दे रखा है, तो ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस और नॉन जीरो है, तो ये भी पूरा कंटिन्यूअस हुआ, ये भी पूरा कंटिन्यूअस हुआ। तो कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, तो H जो हमने लिया है ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा। मतलब इस क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें आ रही है, आप समझो बात को, ठीक है। तो h(0) निगेटिव है, h(1) पॉजिटिव है और h आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो हम जानते हैं कि 0 पर कुछ निगेटिव है और 1 पर पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं वो x एक्सिस को क्रॉस करके जाएगा। सो फॉर t = t1 हम यहां से बोल सकते हैं, फॉर t = कुछ t h(t) शुड बी 0 एटलीस्ट फॉर 1t। ओके, तो यहां से ये आपका प्रूफ हो गया, यही तो बताना था। मतलब आपको 0 से 1 में एक t मिलेगा, कम से कम एक t ऐसा मिलेगा जिसके लिए h 0 होगा, मतलब ये 0 होगा, मतलब ये आ गया। आगे बस समझ, हेंस प्रूफ। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ABCD इज अ टेट्राहेड्रन
and define 4 area vectors A1 vector, A2, A3, A4 vectors each coming out of the face perpendicular to it and having magnitude equals to area of the face, then prove that summation of A1 vector is equal to null vector. ठीक है, और सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द एरिया डेल्टा 4 इन दिस फिगर. ओके, सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं. क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे ये टेट्राहेड्रल लिया हमने, ठीक है, मान लो ये ले लिया, ठीक है, ए बी और सी, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो ले लिया ए, इसका पोजीशन वेक्टर बी, इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया सी, और एक जो है इसका वर्टेक्स वो हमने ले लिया ओरिजिन, ओ बोल दिया उसको. ठीक है, अच्छा, डॉट बनाने का मतलब ये है कि जो एबीसी जो प्लेन है वो आपका बोर्ड में है और ओ पॉइंट हवा में, आपको ओ, आपने ओ को ओ ए से ज्वाइन किया, ओ को बी से ज्वाइन किया, ओ को सी से ज्वाइन किया, मतलब ओ जो है हवा में है ऐसे. आ रही है बात समझ में? तो अब उसने जो बोला है कि जो ए वेक्टर दे रखे हैं, ए आई वेक्टर है, मतलब A1, A2, A3, A4, वो फेस वेक्टर से कितनी टेट्राहेड्रन कितनी फेसेस होगी? 4. तो उनके फेस वेक्टर है और उनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? उन फेसेस का एरिया के बराबर. ठीक है, तो उन सब का सम नल वेक्टर है, मतलब सब नल, जिन सारे हम फेस वेक्टर्स को यदि ऐड करते हैं तो नल ही हो जाए, नल वेक्टर आ जाएगा. ठीक है, तो अच्छा, और वेक्टर है तो ध्यान रखेंगे कि उसकी डायरेक्शन कहां दे रखी है, और कमिंग आउट ऑफ द फेस. ठीक है, तो ये आपका हो गया ए वेक्टर, इसको ओरिजिन ले लिया हमने. आप कुछ डी वेक्टर लेना चाहो तो ले सकते हो, बिल्कुल. हमने इसको ओरिजिन ले लिया तो हमारा क्या है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. तो ये हो गया आपका ओ ए वेक्टर, ये हो गया ओ बी वेक्टर, ये हो गया ओ सी वेक्टर. ठीक है, तो फेस ओ ए सी के एरिया को हमने बोला जो बाहर की तरफ आ रहा है, ओ ए सी, ओ ए एंड सी, ये आपका ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर बोल रखा है. आगे बात समझ में? तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड कितना हो इसका? हाफ ऑफ ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड. ठीक है, बट हमें यहाँ क्या देखना है ध्यान से कि जो वेक्टर हो वो बाहर की तरफ निकले. बाहर की तरफ मतलब जैसे हवा में पॉइंट है तो ओ ए सी, कौन सा फेस बना? ये वाला. ओ यहाँ पर है तो ओ ए सी, तो ये बाहर वाला है, मतलब हमें जो मैग्नीट्यूड जो उसकी डायरेक्शन चाहिए वो कैसी चाहिए? बाहर की तरफ. तो हम क्या करेंगे? सी क्रॉस ए, राइट हैंड थंब रूल याद है ना, ए क्रॉस बी का, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है? राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं. तो ए क्रॉस बी करेंगे तो किधर आएगा? ऊपर की तरफ. तो ओ सी क्रॉस ओ ए होगा. तो इसको हमने बोल दिया एरिया वेक्टर 1, जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है. डॉट का मतलब ऊपर की तरफ है. ठीक है, तो A1 आपका हो गया, क्या हो गया? हाफ ऑफ सी क्रॉस ए. ओ सी क्रॉस ओ ए किया तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगी. आ रही बात समझ में? सिमिलरली हमने बात करी फिर ओ बी सी, इस फेस की बात करी, इसको बोल दिया A2 वेक्टर. इसका जो, अच्छा, इसका जो मॉड है वो इस फेस का एरिया होगा, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया होगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ A2 वेक्टर, A2 वेक्टर किसको बोला? फेस ओ बी सी का एरिया. तो क्या करेंगे हम इसमें? बी क्रॉस सी करेंगे तो वो बाहर की तरफ आएगा, तो हाफ ऑफ बी क्रॉस सी. अब कुछ बोलेंगे कि सी क्रॉस बी लिख दे, क्या दिक्कत होती? अरे भाई दिक्कत हो जाएगी, डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी. उसने क्या बोला है? डायरेक्शन बाहर है. आगे बात समझ में? अब यही कहानी ओ सी ए फेस के लिए, उसको हमने बोल दिया A3. तो ओ सी ए, तो ओ सी ए तो हो गया हमारा, क्या बच जाता है? ओ बी ए. तो ओ यहां पर है, बी यहां पर है, ए यहां पर है, हमें बाहर चाहिए. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओ ए क्रॉस ओ बी, ऐसे समझो, ये आपका ए है, ये बी है और ये ओ है. तो ये आपका ए वेक्टर और ये बी वेक्टर. तो हमें डायरेक्शन कैसे चाहिए? बाहर. तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ चाहिए, तो यहां क्या लगेगा? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी. ठीक. A4 वेक्टर, A4 वेक्टर कौन सा फेस बच गया? ए बी सी. ये फेस कहां पर है? इसी प्लेन में है. ध्यान से समझो, हम पहले बोल चुके हैं कि O बाहर है तो ये ए बी सी हो गया. ठीक है, तो यहां पर मैंने एक वेक्टर ले लिया, ये क्या हो जाएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये वेक्टर हो जाएगा आपका सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर.
अब b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए करता हूं तो जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ। बट बाहर चाहिए तो बाहर डायरेक्शन किधर है, जैसे ये टेट्राहेड्रन है, समझना बात को, ये मैंने 3 वर्टेक्स ले लिया, एक हवा में ले लिया, तो इस फेस की जो मतलब जो टेट्राहेड्रन बन रहा है, समझ पा रहे हो, ये जो बन रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, आगे बात समझ में, और एक ये ऐसे है। तो 1 2 3 3 फेस का निकाल लिया। इस फेस का वेक्टर हमें बाहर की तरफ चाहिए, मतलब वो हमारे जो बोर्ड है इसके अंदर चाहिए। तो b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए करोगे तो बाहर आएगा, तो क्या करेंगे हम, c माइनस ए क्रॉस b माइनस ए, या ऐसा बोलो कि ac क्रॉस ab अंदर की तरफ जाएगा वो, ठीक है। तो c माइनस से हाफ ऑफ c माइनस ए क्रॉस b माइनस ए, अंदर की तरफ चाहिए ना, क्योंकि हमें जितनी फेसेस हमारे टेट्राहेड्रन की सबके जो ये वेक्टर्स है वो बाहर की तरफ चाहिए हमें। आगे बात समझ में। तो अब इसको देख लो क्या हो गया, A4 वेक्टर आपका हो गया हाफ ऑफ C क्रॉस B माइनस C क्रॉस A माइनस A क्रॉस B, ठीक, और माइनस A क्रॉस A कितना हो जाएगा, नल वेक्टर, ठीक है। तो A4 वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ, ये हो गया C क्रॉस B, सॉरी C क्रॉस B को हम B क्रॉस C यदि लिखेंगे तो डायरेक्शन का फर्क आता है, तो हम क्या लगा देते हैं बाहर, माइनस साइन, ये हो गया माइनस C क्रॉस A माइनस A क्रॉस B, ठीक है। अब यहां से देखो आप A1 A2 A3 और A4 से, तो A4 इन तीनों, इन चारों को मैं यदि ऐड कर दूं तो A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर प्लस A4 वेक्टर, ये कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ C क्रॉस A माइनस हाफ ऑफ C क्रॉस A, नल वेक्टर, हाफ ऑफ B क्रॉस C माइनस हाफ ऑफ B क्रॉस C, नल, हाफ ऑफ A क्रॉस B माइनस हाफ ऑफ A क्रॉस B, नल। तो क्या ये नल वेक्टर आ गया क्या, बोलो। आगे बात समझ में। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 क्या हो गया, आपका नल वेक्टर हो गया, ये प्रूफ करना था। अब सेकंड क्वेश्चन की इसी में सेकंड जो पार्ट है इसकी हम बात करें, तो इसलिए क्या बोला है कि डेल्टा 4 निकालो। इस ये जो डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे डायग्राम ये है कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है डॉटेड। डॉट का मतलब ये है कि ये हमारा जो प्लेन है बोर्ड वाला उस प्लेन में नहीं है, डॉट का मतलब यही है, ठीक है। तो जेड एक्सिस आपकी कौन सी होगी, ये डॉट वाले, ठीक है। और टेट्राहेड्रन कैसे बना है, यहाँ पर टेट्राहेड्रन है क्या, बिल्कुल है। 4 वर्टिसेस 1 2 3 और 1 4, मतलब ए बी सी और ओ। तो आपको यहाँ पर ओ ए बी फेस का एरिया दे रखा है, वो कितना दे रखा है 2। ओ बी सी का एरिया दे रखा है 3। ओ ए सी का एरिया दे रखा है 2√3। तो हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है ए बी सी का एरिया, ठीक है। तो हम अब यूज करेंगे इसको, कैसे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 कितना है, नल वेक्टर। तो A4 वेक्टर, तो यहां पर फेसेस को के जो एरिया है उसको डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कर दिया, डेल्टा 4 की जगह A4 की जगह क्या हो गया, डेल्टा 4 हो गया। तो डेल्टा 4 प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, इन सब। तो यहाँ पे जो डेल्टा है, जो हमने यहाँ पे वेक्टर लिए थे वो कौन से लिए थे भाई, एरिया वेक्टर लिए थे, और डायरेक्शन सब बाहर की तरफ थी। अरे बात समझ में आ रही है। तो इन सब का सम तो नल वेक्टर होता है। तो डेल्टा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डेल्टा 1 वेक्टर प्लस डेल्टा 2 वेक्टर प्लस डेल्टा 3 वेक्टर। आगे बात समझ में। अब यहां पर डेल्टा 4 का मैग्नीट्यूड क्या है, डेल्टा 4 ही है क्या, ऐसे लिखो मैग्नीट्यूड, या ऐसे लिखो, एक ही बात है। और वो किसके बराबर होगा, अब आप ऐसे समझो कि यहां पर डेल्टा 1 वेक्टर डेल्टा 2 वेक्टर डेल्टा 3 वेक्टर, डेल्टा 1 वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लेन के अंदर, मतलब बाहर जा रहा है ना ये। अरे भैया जो हमने वेक्टर्स लिए थे वो फेस के बाहर जा रहा था। आगे बात समझ में। और उनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, एरिया के बराबर, ठीक है। तो ये जो है बाहर की तरफ जा रहा है, इधर ये बाहर की तरफ जा रहा है, इधर ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। आ रही है बात समझ में। तो क्या ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या, मतलब डेल्टा 1 वेक्टर डेल्टा 2 वेक्टर डेल्टा 3 वेक्टर, या ऐसे बोलो
ये जो फेस है इनका जो एरिया वेक्टर होगा तीनों का, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो गया, इसका जो फेस वेक्टर हुआ परपेंडिकुलर फेस वेक्टर वो एक्स वाई प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर हुआ, समझो इधर वाई जेड के लिए नॉर्मल वेक्टर, इधर जेड एक्स के लिए नॉर्मल वेक्टर प्लेन के लिए, तो तीनों परपेंडिकुलर होंगे। यदि तीनों परपेंडिकुलर हो गए तो इसका मॉड यदि आप लेते हो तो क्या होगा, इसके मॉड का स्क्वायर इसके मॉड का स्क्वायर प्लस इसके मॉड का स्क्वायर, और आगे 2 डेल्टा 1 डॉट डेल्टा 2 0, डेल्टा 2 डॉट डेल्टा 3 वेक्टर 0, आगे सारे 0 आ जाएंगे, तो आपका डेल्टा 4 सीधा क्या आ गया, इसका एरिया का स्क्वायर, एरिया कितना था 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 रूट 3 का स्क्वायर, तो हो गया 4 प्लस 9 13 प्लस 12 अंडर रूट 25 दैट इज 5, आंसर इज 5। तो जो फोर्थ सरफेस है, जो फेस है इसकी टेट्राहेड्रन की, उसका एरिया हो गया 5। आगे बात समझ में, तो आप इसको याद रख सकते हो, कैसे आया वो तो आप एग्जाम में आता है तब भी उसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। या फिर याद रखते हो तो फिर इसके बाद यहाँ पर आना बहुत आसान है, यदि आपको याद रहता है कि उनका सम क्या होता है, नल वेक्टर, ठीक है। अच्छा ये हमेशा नहीं लगेगा, ये हमेशा नहीं लगेगा, कब लगता है ये, जब जो फेस वेक्टर है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तब लगेगा। अच्छा ऐसा तो नहीं सकता कि चारों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, कॉमन सेंस है। आगे बात समझ में, 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, चारों कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो सकते हैं। आगे बात समझ में, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में क्या बोला है उसकी बात कर लेते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इफ r dot this is rotated through 90 degree about its line of intersection with the plane this, find the equation in the new position। ओके ठीक है भाई, सुनो ध्यान से क्या बोला गया इसने। सबसे पहले तो वेक्टर फॉर्म में दे रखी इक्वेशन प्लेन की, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, एक प्लेन ये हो गया, इसको बोल दिया P1। ओके नेक्स्ट, दूसरा प्लेन दे रखा है x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4, ये भी 4 दे रखा है, ठीक है, x प्लस वाई, इसको बोल दिया प्लेन 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस प्लेन P1 को हमने रोटेट किया 90 डिग्री से, किसके अबाउट, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2 के अबाउट। आगे बात समझ में, तो न्यू पोजीशन पे इसकी इक्वेशन क्या होगी ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो क्या करोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट यहाँ पर आसान है, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है ना, बस आपके दिमाग में भी कंसेप्ट बैठे हुए हैं, बहुत प्यारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन में, समझना ध्यान से। जैसे एक प्लेन तो ये हो गया आपका P1, कौन सा, बोर्ड वाला, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक प्लेन P1 आपका कौन सा हो गया, बोर्ड, ठीक है। प्लेन 2 मान लो ऐसा कुछ है, ये मतलब ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुई इस प्लेन की और इस प्लेन की, ये मतलब ये जो भाई प्लेन ऐसा नहीं कि इतना है बस दे दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है, अंदर भी जा रहा है इधर इधर भी जा रहा है, समझ में आ रही है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आपकी ये हो गई, बात को समझना, समझ पा रहे हो। अब उसने क्या बोला कि इस प्लेन को आपने 90 डिग्री से रोटेट किया, किसके अबाउट, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट, तो जो नहीं, तो इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, ये पोजीशन 90 डिग्री, बात समझ में आ रही है। इस प्लेन को आपने, ऐसा है, इसको 90 डिग्री से मैंने बोर्ड को घुमा दिया, किसके अबाउट, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट, ये जो लाइन है ये, ठीक है। तो नई पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ये, तो इस पोजीशन में इसकी इक्वेशन क्या होगी ये पूछा गया है। आ रही बात समझ में, तो कहने का मतलब ये हुआ, पहले तो आप ये समझो कि प्लेन P1 प्लेन P2 और नई पोजीशन पे जो प्लेन P1 की आई है ये, इसको बोल दिया P, क्या तीनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन सेम है क्या, सबसे पहली बात तो बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां लगाएंगे फैमिली ऑफ प्लेन्स,
तो लाइन ऑफ दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन P इज इक्वल टू P1 प्लस लेमडा P2। बहुत सिंपल। प्लेन P1 और प्लेन P2 दो प्लेन है मेरे पास, ये दो प्लेन है, ठीक है। तो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन P1 प्लस लेमडा P2। तो अभी मैंने बताया कि जो प्लेन हमारा ये P था, इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो ये P1 हुआ, और एक P2 ऐसा था, ये ऐसा था, है ना। तो ये जो है इसी लाइन, इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन हो गई P1 प्लस लेमडा P2। ओके। अब यदि मैं लेमडा पता कर लूं, लेमडा यदि आपने पता कर लिया, तो क्या आपके प्लेन की इक्वेशन आ गई क्या? क्योंकि P1 और P2 की इक्वेशन हम जानते हैं। तो P वेक्टर, सॉरी P वेक्टर नहीं, वेक्टर कहां से आ गया भाई, प्लेन लिखा है हमने। अरे वेक्टर नहीं होगा, यहाँ तो P प्लेन है ना, तो P1 प्लस लेमडा P2 प्लेन, ठीक है। तो P जो प्लेन होगा आपका वो हो जाएगा P1। P1 क्या हुआ, P1 क्या है भाई, x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 4, ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स P2 x प्लस वाई प्लस 2z इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आ गया 1 प्लस लेमडा x प्लस माइनस 1 प्लस लेमडा y प्लस 1 प्लस 2 लेमडा z माइनस 4 लेमडा, ये ऐसा होगा ना, माइनस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है। x का कोएफिशिएंट यही आएगा, ओके, ठीक है। ये आपका प्लेन आ गया, जो रिक्वायर्ड प्लेन है। वेरिएबल क्या है, लेमडा, एक ही वेरिएबल है, आप ये ध्यान से समझो, एक ही वेरिएबल है। हमें अब एक इक्वेशन चाहिए, आपकी प्लेन की इक्वेशन हाजिर है आपके सामने, ओके। तो अब क्या करें, फिर से हो जाओ चालू, क्या हो जाओ चालू भाई, कि ये प्लेन था, इसको आपने 90 से रोटेट किया तो ये प्लेन बना। तो ये आपका प्लेन P1 है, ये प्लेन कौन सा है, P। अब इन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। यदि दोनों परपेंडिकुलर है तो हमारा काम हो गया। तो मान लो इसका नॉर्मल वेक्टर कुछ ये है, ठीक है, और इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ये। तो ये दोनों यदि परपेंडिकुलर है तो इनके नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे, बात खत्म हो गई यहां से। तो P1 को रोटेट किया था, उसका नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है उसको N1 बोल दिया, वो क्या हो गया 1, -1, 1। ऐसा लिखने का मतलब हुआ i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ब्रैकेट में कहीं भी लिखे हम तो इसका मतलब हुआ कि i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप लिखा हुआ है, ऐसे लिखे तो, ठीक है। और इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है भाई, N2 वेक्टर बोल दिया, वो है आपका 1 प्लस लेमडा कॉमा -1 प्लस लेमडा कॉमा 1 प्लस 2 लेमडा। तो अभी बताया दोनों 90 डिग्री पर है प्लेन, क्योंकि उसी को रोटेट ही किया था 90 डिग्री पे। तो उनका जो नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका जो डॉट है वो कितना होगा, 0। तो 1 प्लस लेमडा इंटू 1 प्लस लेमडा, इस दिस इंटू -1 तो हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, दिस इंटू 1, डॉट प्रोडक्ट आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेमडा आपका आ गया -3/2। अब लेमडा की वैल्यू उठा के यहां रख दो, आपके प्लेन की इक्वेशन आ गई। बोलो भाई, किसी कोई समस्या? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये फंडा, और उसके बाद नॉर्मल वेक्टर आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल, ओके। तो इस क्वेश्चन में आप देखो, कोई कैलकुलेशन भी ऐसा कुछ नहीं है फंसा है हमारा, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, देखो सारी बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत चांसेस है। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे, ये वाला था, इसमें यदि आपको रिजल्ट पता है कि A1 वेक्टर प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 यदि नल वेक्टर होता है और बाकी 3 फेसेस परपेंडिकुलर है, तो चौथा निकालना बहुत आसान है, बट उसके लिए पता होना चाहिए आपको। अब जैसे यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैंने आपको पहले बता दिया, प्रूफ करें कि जो समेशन ऑफ A1 वेक्टर क्या होगा नल वेक्टर। यदि मान लो वो नहीं दे रखा होता, या हमें वो हमारे दिमाग में आ ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे करते हैं। यहाँ पर तो इनका एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है, मतलब वेक्टर भी नहीं दे रखा है आपको, ए बी सी का पोजीशन वेक्टर भी नहीं दे रखा है। अब आप बोलोगे कि हम पोजीशन वेक्टर ऐसे ले लें कि उनका एरिया ये हो जाए, तो हो तो जाएगा, वैसे सोच तो सकते हो, बट उतना आसान नहीं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ABC are three non-zero non-coplanar vectors and PQR are three other vectors such that P is equal to this, Q is equal to this, R is equal to this, then box of PQR equals, okay, ABC नॉन जीरो नॉन कॉम्प्लेनर वेक्टर है, तो ये लिखा है B क्रॉस C अपॉन में A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C को हम लिख सकते हैं बॉक्स ABC, ठीक है, प्लस Q दे रखा है C क्रॉस A अपॉन में A डॉट B क्रॉस C, तो वो भी बॉक्स ABC दे रखा है, बॉक्स समझते होंगे, बॉक्स मतलब STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, R वेक्टर दे रखा है आपको A क्रॉस B अपॉन में बॉक्स ABC, तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर दे रखे हैं, तो डिनोमिनेटर का टेंशन नहीं लेना है, नॉन जीरो होगा ये बॉक्स, भाई ये तो आता है ना, तीन वेक्टर यदि नॉन कोप्लेनर है तो उनका एसटीपी नॉन जीरो होगा, यदि कोप्लेनर है तो उनका एसटीपी जीरो होगा, आती बात समझ में। तो हमें बॉक्स ऑफ पी क्यू आर निकालना है, ओके। एसटीपी पे ये क्वेश्चन करवाने का मेरा यहाँ पर मतलब ये है कि एसटीपी से सिंपल प्रॉब्लम नहीं पूछे जाते हैं जेई में, ठीक है, तो आपको कुछ बस ये जो है कि रिजल्ट याद रहना चाहिए, ये एसटीपी इतना ध्यान रखना कि यदि कोई भी आप प्रॉपर्टी भूल रहे हो तो बस इतना ध्यान रखना कि ये जो है डिटर्मिनेंट में लिखा जाता है, कैसे, ये डिटर्मिनेंट है, P1 के तीन कंपोनेंट हो गए, P1 I के प्लस P2 प्लस P3 के ऐसे क्यू आर, तो जितनी भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है आप एसटीपी पे एप्लीकेबल कर सकते हो, वो अप्लाई हो जाएगी, और समझना भी फिर आसान है आपके लिए, रट्टे की जरूरत नहीं है, रट्टा मारोगे फिर फंसोगे, ठीक है। तो पी क्यू आर, तो ये हो गया बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स एबीसी, सी क्रॉस सी अपॉन में बॉक्स एबीसी, ए क्रॉस बी बॉक्स एबीसी, ये जो लिखा है क्या लिखा है, पी क्यू आर का बॉक्स लिखा है, ऐसे में समझना कि सजा के लिखा है, बस ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भाई, कुछ लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में बॉक्स एबीसी चल रहा है तो बॉक्स एबीसी बाहर निकाल लो, और यहाँ क्या लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दो, बिल्कुल नहीं, जो सोच रहा है बहुत बढ़िया सोच रहा है, बहुत ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर में बॉक्स एबीसी चल रहा है तो उसको बाहर निकाल दिया, अरे भैया ब्रैकेट थोड़ी ना है ये, ऐसा थोड़ी ना कि ब्रैकेट है उसमें से हमने निकाल दिया या कुछ किया है, भैया एसटीपी है, तो एसटीपी में अभी बताया किसकी प्रॉपर्टी लगती है, डिटर्मिनेंट की, यदि मैं यहाँ के पी वेक्टर क्यू वेक्टर आर वेक्टर इसका यदि बॉक्स लिखूं तो इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ क्या, के पी क्यू आर वेक्टर, क्योंकि इस रो में के आएगा क्या, तो बाहर कितनी बार निकलेगा, एक बार, मान लो यहाँ पर मैं टी कर दूं तो इसमें क्या आएगा टी, तो वो टी बाहर निकल जाएगा, इधर एम कर दे तो यहाँ पर एम आएगा, वो बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर ये एक रो में है, एक रो में ये है और एक रो में ये है, तो तीनों रो से एक एक बार बाहर निकलेगा, कितनी बार निकलेगा, 3 बार, कितनी बार निकलेगा, 3 बार भाई, तो यहाँ से आपका आ गया 1 में बॉक्स एबीसी का क्यूब, और ये लिखा हुआ है, इसको और थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि इसमें इसको छोड़ो, एक बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, यदि ऑर्डर हम सेम रखें तो एसटीपी की वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है। और इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसका जो बॉक्स होता है वो क्या होता है, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर, आई बात समझ में, तो ये कितना हो गया, स्क्वायर है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, कितनी बार बचा है नीचे, एक बार, तो बॉक्स एबीसी हो जाएगा, आगे बात समझ में। अच्छा ये स्क्वायर कैसे होता है बताने की जरूरत है क्या, यदि जरूरत है तो आप इसको देखो ऐसे समझो, जिसको नहीं पता है देख लो भाई, ए क्रॉस बी क्रॉस
बी क्रॉस सी किया हमने और सी क्रॉस ए के साथ डॉट, तो इसको वीटीपी आता है समझ में। वीटीपी जिनको नहीं समझ में आता है भाई उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एक वेक्टर आर वेक्टर वाला, तो मिडल वेक्टर माइनस जो बचा हुआ मिडिल में कौन सा है, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है। और डॉट क्या चल रहा है, सी क्रॉस ए, ओके। अब बी किया, बचा हुआ कौन सा वेक्टर है, आर वेक्टर और सी वेक्टर, तो आर डॉट सी मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी क्या हो गया, बॉक्स ए बी सी, ठीक है भाई। सी के साथ यदि सी चला गया तो बचा क्या, ए क्रॉस बी डॉट बी, नल वेक्टर सॉरी जीरो, ए क्रॉस बी डॉट क्या कर रहे थे हम, बी, तो वो क्या होगा नल। क्यों, क्योंकि ये क्या लिखा है, ए बी बी का बॉक्स, ए बी बी का बॉक्स मतलब दो रो आइडेंटिकल हो जाएगी, दो रो आइडेंटिकल हो गई, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। फिर से भाई ये हो गया बॉक्स ए बी सी, ये हो गया बी सी ए का बॉक्स, और फिर सी के साथ इसके साथ डॉट लेंगे तो 0, कारण वही कहानी, दो रो आइडेंटिकल हो जाएगी। अब इस बी सी ए को हम लिखना चाहे तो क्या इसको ए बी सी का बॉक्स लिख सकते हैं, यदि ऑर्डर सेम रखेंगे हम, याद रखना है रिजल्ट को, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, x प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0, सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड इज इक्वल टू 0। कॉलम 1 में कुछ कंडीशंस है, एक्सप्रेशंस है, कॉलम 2 में हमें इससे मैच करवाना है, ठीक है। कॉलम 1 में क्या दे रखा है, जैसे ए में ए प्लस बी में से कॉलम है ये, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, है ना। तो जैसे हम कॉलम 2 में देखें तो यहाँ प्लेन के बारे में बात किया गया है, ये तीनों प्लेन है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये जो तीनों प्लेन है ओरिजिन से तो पास हो रहे हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि डी जो है इसका कांस्टेंट टर्म 0 है, मतलब तीनों के तीनों जो प्लेन है ओरिजिन से तो पास होंगे होंगे, प्लेन है तो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी, ये सभी में कंडीशंस कॉमन है, वो कहीं 0 है कहीं नॉन जीरो है, तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, मतलब ये जो सेकेंड है इसमें हमने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड ले गए, अब ये 0 है या नहीं है उसके हिसाब से अलग अलग केसेस है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब ए पार्ट की यदि हम बात करें, ए पार्ट में क्या बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी मान लो 0 हो जाता है तो कहने का मतलब ये हुआ कि x y और z यदि 1 रख दे हम तो उसको सेटिस्फाई करेगा, या 2 2 2 रख दे तो भी सेटिस्फाई करेगा, 3 3 मतलब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड रख दे तो सेटिस्फाई करेगा, ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि तीनों केस में a प्लस बी प्लस सी 0, ओके। तो उस पर भी आएंगे, सबसे पहले हम a की बात करते हैं। a में क्या दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो है, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, दैट मीन्स a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब a b और c यदि 0 हो गया, a b और c यदि 0 हो गया, a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो दे रखा है, तो a b c बराबर है, तो दैट मीन्स a b c बराबर है, बट वो नॉन जीरो है, क्योंकि b को a रख दिया, c को a रख दिया, 3a नॉन जीरो, मतलब a क्या हो गया, नॉन जीरो, ऐसे b नॉन जीरो c नॉन जीरो। आगे बात समझ में, बट तीनों इक्वल है, यदि तीनों इक्वल है तो ये तीनों के तीनों प्लेन एक ही हो जाएंगे क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। मान लो a बाहर आ गया, ये तो नॉन जीरो है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो तीनों के तीनों जो इक्वेशन है आपकी वो एक प्लेन बन गई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसके लिए, a के लिए आपके पास द इक्वेशन रिप्रेजेंट आइडेंटिकल प्लेन्स, दैट इज a के लिए हो गया भाई r, ठीक है। आगे बात समझ में, और कोई हो सकता है क्या आइडेंटिकल प्लेन, ये भी नहीं होगा, लाइन सिंगल पॉइंट ये भी नहीं, ठीक है, ये तो आइडेंटिकल प्लेन हो गए। आगे बात समझ में,
बहुत सिंपल है। बी पार्ट, बी की हम बात करें, बी के लिए, बी में क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक है, और ये नॉन जीरो, ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। यदि ए बी सी बराबर नहीं है तो आप इसको समझो कि जो प्लेन है उनके नॉर्मल की डायरेक्शन अलग अलग हुई। क्या इसके लिए नॉर्मल क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, इसके लिए बी कॉमा सी कॉमा ए, इसके लिए सी कॉमा ए कॉमा बी। तो तीनों की नॉर्मल की डायरेक्शन अलग हुई, मतलब तीनों की ओरिएंटेशन अलग हुई, तीनों की ओरिएंटेशन अलग हो गई। और a प्लस बी प्लस सी यदि 0 है तो कहने का मतलब है कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, x y z में इक्वल रख दू तो हमेशा a प्लस बी प्लस सी यहां से आएगा 0। आगे बात समझ में, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है क्या 3D में। नहीं समझ में आता कोई टेंशन नहीं है, इसको और ऐसे समझ सकते हैं हम, कैसे कि ए बी सी बराबर नहीं है तो तीनों प्लेन की ओरिएंटेशन अलग अलग हुई, मतलब दो प्लेन ऐसे हैं तो तीसरा जो जा रहा है वो कुछ अलग हो गया। आगे बात समझ में, ओरिएंटेशन अलग अलग हो गई, ठीक है। अब जो तीसरा प्लेन जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है, आप ऐसे समझो, ए प्लस बी प्लस सी 0 हुआ तो 1,1,1 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं तीनों में, क्योंकि उस समय ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा। तो हम जानते हैं कि ओरिजिन से तो आपका जो प्लेन है वो पास हो रहा है, और 1,1,1 से भी पास हो रहा है, तीनों ओरिजिन तो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, 1,1,1 भी तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो आपका जो तीनों प्लेन है वो ऐसे हैं, दो प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और तीसरा प्लेन भी उसी लाइन से पास होगा आपका, क्योंकि तीनों जो प्लेन है 2 पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो कब हो सकता है, जब वो तीनों लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो, और वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ऐसे बता दो, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म से हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो एक्स अपॉन में डायरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी, 1,1,1 लाइन की डायरेक्शन दिस माइनस दिस वेक्टर। आगे बात समझ में। तो बी के लिए आपका हो गया कि ये जो है इस कंडीशन के लिए तीनों प्लेन एक लाइन से पास हो गए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, द इक्वेशन रिप्रेजेंट द लाइन एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, दैट इज बी। तो तीनों का सॉल्यूशन क्या आएगा, वो एक लाइन जिससे तीनों पास हो रहे हैं, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 3 प्लेन। ओके, नाउ सी पार्ट, सी पार्ट में क्या बोला है, a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो है, एंड ये भी नॉन जीरो है, मतलब a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसका मतलब है कि ओरिएंटेशन भी अलग हो गई, और कोई भी दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एक्सेप्ट 0,0,0, 0,0,0 सेटिस्फाई कर ही रहा है, हम पहले बात कर चुके हैं, और कोई दूसरा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कभी नहीं करेगा इन दोनों कंडीशन के कारण। तो कहने का मतलब यह है कि तीनों के तीनों प्लेन ओरिजिन से पास होंगे बस, मतलब दो प्लेन ऐसे हैं आपके, दो प्लेन, जैसे एक प्लेन ये बोर्ड मान लो, दूसरा प्लेन ये है, तो तीसरा ऐसे जाएगा, वो ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तीनों का क्या होगा, वो ओरिजिन होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई करेक्ट, द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स प्लेन मेटिंग ओनली, क्या हो गया, ठीक है। डी में बोला है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी 0, और ये तो दे रखा है, मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो यहां से देखो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और वो तीनों क्या हो गए, 0। यदि तीनों 0 हो गए तो ये जो तीनों इक्वेशन से क्या बन गए, 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड में आइडेंटिटी, मतलब एक्स वाई जेड आप कुछ भी रखो सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब पूरी 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस आ गया हमारा, मतलब वो सारे पॉइंट्स जो 3 डायमेंशनल स्पेस में है। मतलब यहाँ पर कौन सा पार्ट, कौन सा आंसर हो गया, द इक्वेशन रिप्रेजेंट द होल ऑफ द 3 डायमेंशनल स्पेस, दैट इज एस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की तो हमने जैसे वेक्टर 3D से बात कर ली, इसको और आप आसानी से समझना चाहो तो इसमें क्रेमर्स रूल लगा दो। होमोजेनियस इक्वेशन है, डेल्टा इसका निकालो, डेल्टा क्या होगा भाई, ए बी सी ए एंड सी ए बी का डिटर्मिनेंट, ये होता है आपको ये हो जाएगा 3ABC, तो ये हो जाएगा 3ABC माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब।
आ रही बात समझ में? और दिस इज नथिंग बट a प्लस बी प्लस सी, आपको याद होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसमें दो ही केस हो सकते हैं, क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर एक सॉल्यूशन तो हो गया होगा, ट्रिवियल या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले केस में देखो a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये जीरो है, इसका मतलब डेल्टा जीरो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे आपके। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपके, अब इसको प्लेन से भी रिलेट कर दो आप। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तीन प्लेन है, तो तीन प्लेन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आ सकते हैं? तीनों के तीनों प्लेन एक हो जाए या तीनों प्लेन एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे, तो कौन सा केस है आप वो देख सकते हो फिर यहां से, जैसे हमने किया है ए पार्ट में कि ए बी सी आपने बराबर ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो है, बट यहां से क्या आ गया, ए बी सी इक्वल आ गया, मतलब प्लेन्स तीनों एक ही हो गए, तो कोइंसाइड कर रहे तीनों प्लेन। सेकेंड पार्ट बी, हम ये क्रेमर्स रूल से समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है? क्रेमर रूल आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन इससे फंसते ही है। ठीक है, सेकेंड, जैसे यहां बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो और ये नॉन जीरो, ये जीरो हो गया, मतलब डेल्टा अगेन जीरो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। होमोजीनियस से इसलिए बोला जा रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि वो ओरिजिन से तो पास करेगा तीनों जो इक्वेशन है, मतलब जीरो जीरो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशंस में। ओके, तो यहां भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अब इसमें भी क्या हो सकता है कि तीनों प्लेन कोइंसाइड कर जाए या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आए, तो यहां पर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी नहीं है, मतलब तीनों प्लेन एक नहीं है, तो वो कौन सा केस है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो है, तो सीधी वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी तीनों की, और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ये नॉन जीरो है, मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, ओरिजिन, बस ई हो गया सीधा। डेल्टा नॉन जीरो, एक सॉल्यूशन, वो भी ओरिजिन। डी, यहां पर डेल्टा जीरो हो रहा है, यहां डेल्टा जीरो हो रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कैसे होगा? ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो है, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि ए बी सी जीरो आ रहा है, मतलब ये यहाँ भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बट वो कैसा है? होल थ्री डायमेंशनल स्पेस। ओके, 6 में क्या बोला है? लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड हुज प्रोजेक्शन ऑन सी इज 1/√3 इज। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तीन वेक्टर कोप्लेनर है, बात तो समझना, तो हम ए वेक्टर को बाकी के दो के टर्म में हम लिख सकते हैं, आती है बात समझ में? ये तीन वेक्टर कोप्लेनर है, तो क्या बोल रहा है कि जो सी नहीं बोल लेते हैं इसको ना, क्योंकि सी ऑलरेडी यूज किया है, तो ए और बी और कुछ बोल दिया आर वेक्टर। उसने क्या बोला है कि एक वेक्टर ए और बी के प्लेन में हो, तो उसके प्लेन में है तो आर वेक्टर हम लिख सकते हैं, या फिर कुछ बोल दो डी वेक्टर, जो निकालना है वो हो जाएगा λ1 ए वेक्टर प्लस λ2 बी वेक्टर। ठीक है, इसको हमने बोल दिया डी वेक्टर। यदि कोप्लेनर है तो हम ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसने क्या बोला है कि इसका प्रोजेक्शन किस पर? सी पर कितना है? 1/√3। तो इसका प्रोजेक्शन किस पे निकालना है? सी पर, तो उसका मॉड, मतलब उसको हमें यूनिट वेक्टर लेना होता है जिस पर प्रोजेक्शन निकालना होता है, क्योंकि जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता। ओके, मतलब ऐसे बोलूं मैं, ये यदि वेक्टर इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालना है तो ये किस भी मैग्नीट्यूड का हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना इसको। ये कितना है? 1/√3। ठीक, ये प्रोजेक्शन होता है हमारा। तो डी डॉट सी, इसका इसके साथ डॉट ले लो, तो अच्छा पहले तो डी जो वेक्टर है उसको लिखना पड़ेगा λ प्लस λ2 बी, तो λ1 ए, तो आई कैप का कोएफिशिएंट क्या आएगा? λ1, तो डी वेक्टर जो है आपका वो बन गया λ1 मल्टीप्लाई इसमें कर दो, λ2 इसमें कर दो, तो λ1 प्लस λ2, 2λ1 माइनस λ2 और λ1 प्लस λ2। ओके, ये आपका डी वेक्टर हो गया। डॉट सी, सी क्या है? 1, -1, -1 डिवाइडेड बाय मॉड सी, इसका मॉड कितना है? √3 इज इक्वल टू 1/√3। ऐसा लिखने का मतलब पहले बता चुका हूँ, ये आई कैप प्लस दिस जे कैप। आप भी यदि प्रॉब्लम करते हो तो पूरा आई कैप जे कैप लिख के लिखने की जरूरत नहीं है, हमें टाइम भी बचाना होता है एग्जाम में। आप ऐसे लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब है कि ये दिस आई कैप जे कैप के कैप प्लस इसके साथ के कैप। ठीक है, तो ये √3 कैंसिल हो गया, यहाँ से इसका डॉट करो तो ये हो गया λ1 प्लस λ2 माइनस 2λ1 प्लस λ2 माइनस λ1 माइनस λ2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ गया λ2 इज इक्वल टू 2λ1 प्लस 1।
ठीक है, तो आपका जो डी वेक्टर है वो आ गया लेमडा 2 की जगह ये रख दो, तो 3 लेमडा 1 प्लस 1, यहाँ रखा लेमडा 2 को ये, तो ये -1, और यहाँ पर ये हो गया 3 लेमडा 1 प्लस 1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई? जे केप क्या आ रहा है माइनस, ये क्या हो रहा है माइनस जे केप, तो माइनस जे केप ए में है, मतलब लेमडा 1 इज इक्वल टू 3 के लिए वो आ गया आपका ए ऑप्शन। ओके, या इसको करना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि जो डी वेक्टर आपने लिया है वो ऐसा भी ले सकते हो, ए प्लस लेमडा बी, तो वहां से सीधा लेमडा निकल आएगा, मतलब दो वेरिएबल में ना लेके एक में भी ले सकते हो आप। तो उसमें भी क्या करोगे, यही कहानी फिर से इसके साथ डॉट, तो डी वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा आपका ए प्लस लेमडा बी, तो 1 प्लस लेमडा, यहाँ देख लो 1 प्लस लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 प्लस लेमडा डॉट सी, सी कितना है 1 कॉमा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सी का मैग्नीट्यूड √3 इज इक्वल टू 1/√3, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस लेमडा माइनस 2 प्लस लेमडा -1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1, लेमडा लेमडा कैंसिल, तो लेमडा आ गया 3, लेमडा आप 3 उठा के रख दो कहाँ पर, यहाँ पर, तो 3 रखेंगे तो ये हो गया 3 कॉमा -1 कॉमा 3 रखेंगे तो 4 होगा ना, तो 4 कॉमा -1 कॉमा 4, तो यही आपका डी वेक्टर आ गया 4 i के माइनस जे के प्लस 4 के। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्लेन पासिंग थ्रू 1 -2 1 एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ओके, सो फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम पॉइंट 1 2 2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे समझो कि एक प्लेन जो निकालना है, ये जैसे आपका एक प्लेन है, ये निकालना है, ये प्लेन एक गिवन प्लेन है, आपके पास वैसे दो दे रखे हैं, तो इसके ही परपेंडिकुलर है, और एक दूसरा प्लेन है उसके ही परपेंडिकुलर है, तो यदि ये प्लेन है, जैसे समझो इसको, ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये, तो ये नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन में आएगा, ऐसे दूसरा में वेक्टर, दूसरा प्लेन है उसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी इसमें आएगा, तो हमें पता चल गया कि जो प्लेन हमें चाहिए, जो प्लेन चाहिए हमें, उसमें दो वेक्टर हमें पता है, एक तो हो गया इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया 2 -2 1, और एक दूसरा वेक्टर हो गया जो इसी प्लेन में आ रहा है 1 -1 2। आगे बात समझ में, और किस पॉइंट से पास हो रहा है वो भी दे रखा है, तो वो पॉइंट है 1 -2 1। यदि ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो हम प्लेन की इक्वेशन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों का क्रॉस कर दो तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, तो नॉर्मल वेक्टर हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम, ऐसे i केप j केप k केप 2 -2 1 1 -1 2। ठीक है, तो यहां से हो गया आपका n वेक्टर, i केप के साथ क्या आ गया -4 + 1, तो हो गया -3। सही है, j केप के साथ माइनस, तो 4 -1 -3, और k केप के लिए आएगा -2 + 2 0। तो n वेक्टर हमें चाहिए, तो n वेक्टर हम लिख सकते हैं 1 1 0, क्योंकि हमें तो डायरेक्शन से मतलब होता है, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं होता है, तो आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई x + y + 0z = d। अब ये 1 -2 1 से पास हो रहा है, तो सेटिस्फाई करा दो, तो 1 -2 + 0 = d, तो d आ गया आपका -1, तो ये प्लेन आ गया x + y + 1 = 0। अब प्लेन आ गया, तो एक इस प्लेन की डिस्टेंस, जैसे ये प्लेन है आपका, तो इसकी डिस्टेंस किस पॉइंट से 1 2 से, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, क्या होता है भाई, जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हो जाएगा x1 + y1 प्लस, इसमें पॉइंट रख देते हैं हम, याद आ रहा है, अपॉन में √a² + b² + c², तो x1 हो गया 1 + 2 + 1 पॉजिटिव है, और ये हो गया √2, तो 4/√2, तो ये हो गया 2√2। ठीक है, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपसे जेई के पूछे जाते हैं, ये भी एक जेई का क्वेश्चन है। ओके।